नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट पेपर टू का 2023 का दोस्तों ई सेट, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपका पेपर बहुत ही कम दिन रह गया है। और अगर कोई भी पेपर आप देते हैं दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, चाहे वो बनाने वाला ही खुद क्यों ना हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखता है, देखता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। CDP का सेक्शन आज हम आपको CDP का सेक्शन आपको 30 क्वेश्चंस कराने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको CDP के सेक्शन जो कि 2026 में होने वाले हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पूरी तरीके से उन्हें कर सकेंगे। शुरू करते हैं हम। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको पेपर देखने को मिलता था। अब इसमें इस साइड इंग्लिश में और इस साइड आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। हम हिंदी में चलेंगे और अगर कुछ चीज़ अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हम इंग्लिश में भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पहला, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों आप एक बार प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा प्रश्न बच्चों के लिए समालोचनात्मक व रचनात्मक दोनों चीज़ें यहाँ पे पूछा हुआ है। तो समालोचनात्मक और रचनात्मकता, अगर ऐसा प्रश्न कौन सा होगा तो सबसे पहला ही इसमें होगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। या तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समालोचनात्मकता और रचनात्मक चिंतन दोनों को बढ़ावा देने की बात उस प्रश्न में की जा रही है। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें पहला आपका दिया गया है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो दूसरे में कौन सा आपको सही लग रहा है? दूसरे में भी आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, हमने आपको अलग अलग क्लासेस में भी इस इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल्ड में बताया है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो बताइए आप, थर्ड का कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड का आपका फोर्थ सही हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी आंसर हम बता रहे हैं आपको, ये सीटेट द्वारा ही ऑफिशियल आंसर की के द्वारा बता रहे हैं, न कि किसी भी कोचिंग के द्वारा या इस तरीके की जो अनऑफिशियल चीज़ें हैं उनके द्वारा नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन आपका दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। खोज कारण, अब इसका क्या दिया गया है? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं।
इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा दिया गया है आपका ए और आर दोनों गलत हैं। और चौथा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो अब आप बताइए कि चौथा का कौन सा सही होगा। दोस्तों चौथा का जो होगा वो आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास भाषा में भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण की बात की गई थी, दोनों की भिन्नता की बात की गई थी। कारण में क्या दे दिया गया कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। बात तो सही है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या करता है, तो ये बात सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, दूसरा है आपका सीखने की तेज गति, सी है आपका समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, डी है आपका शारीरिक विकास की तेज गति। तो सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। ए बी और सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, बी सी और डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप एक बार देख लीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो दोस्तों समझ की अग्रवर्ती गहनता, तो ये तो सही हो जाएगा। सीखने की तेज गति, तो ये भी सही हो जाएगा। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये नहीं सही होगा। शारीरिक विकास की तेज गति, तो ये भी नहीं सही हो जाएगा। तो यानी कि आपका फिफ्थ का कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं ना, तो आपको फिर से पेपर पढ़ के, आपको प्रश्न पढ़ के आपको दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता यानी कि श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो बताइए सिक्स्थ का कौन सा सही होगा। दोस्तों सिक्स्थ का इसमें सबसे सही जो आंसर है वो फर्स्ट है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों हमने एक अलग से क्लास ली थी जिसमें हमने आपको पॉजिटिव कीज़ और निगेटिव कीज़ के बारे में बताया था, जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें सही नहीं हैं। तो देखिए इसमें दिया है सभी यानी कि ऑल चिल्ड्रेन, तो ये हमने आपको उसमें बताया था कि इस तरीके की चीज़ें निगेटिव में आती हैं, आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मास्टर ट्रिक के नाम से उसके थंबनेल पर लिखा होगा, वीडियो के सेक्शन में इस वीडियो के बाद आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बच्चे के पास तेज़ आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता की विश्वसनीयता तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो ये भी हमेशा पूछ लिया है दोस्तों, हमेशा इसमें लिख दिया है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक, सेवंथ है आपका समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। तो इसमें क्या होगा, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं संवर्धन में समान है जबकि गतिवर्धन में वे भिन्न हैं, या फिर संशोधन में समान है जबकि समायोजन में भिन्न है, या गतिवर्धन में समान है जबकि संवर्धन में वे भिन्न हैं, समायोजन में समान है जबकि वे संशोधन में भिन्न है। तो सातवां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सातवां का आपका दोस्तों फोर्थ सही हो जाएगा, यानी कि
समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एट्थ है आपका दोस्तों, एट्थ क्या कह रहा है? एट्थ पर हम देखते हैं दोस्तों, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कौन सा पूछ रहा है सही है और कौन सा पूछ रहा है सही नहीं है। ज्ञान व्यक्तिपरक है। दूसरा है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो एट्थ का कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि थर्ड इसमें से आपका ये गलत है और गलत ही पूछा है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो ये गलत है। सिर्फ बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये पूरी तरीके से आपका कथन गलत होगा और गलत ही इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। नाइन्थ पे आ जाइए दोस्तों। नाइन्थ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, हमने अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की भी एक अलग क्लास ली हुई है। सब क्लासेस आपके पूरे इसी चैनल पर आपके अपलोडेड हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, व्यक्तिगत आप अपने लिए कर रहे हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा से कर रहे हैं, ना कि किसी लालच से या किसी डर से। ठीक, वो हो जाएगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने 10th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण क्या है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहन करना है। ठीक, अब आपको देख लीजिए इसमें ऑप्शंस क्या हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बताइए दोस्तों कि 10th का कौन सा सही हो जाएगा? 10th का आपका 4th सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आप देख लीजिए कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बात सही है भाई। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 10th का आपका 4th सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। महारत यानी कि निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ठीक, महारत लक्ष्य विफलता से बचने के पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। और चौथा है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों कि 11th का कौन सा सही होगा? महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो दोस्तों महारत क्या होता है? महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। ठीक, अब हम चलेंगे अपने 12th क्वेश्चन पर। भाई बहन के रिश्तों
माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो बताइए कि 12th का कौन सा सही होगा। 12th का आपका दोस्तों भाई बहन के रिश्ते क्या हैं, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि आपका 12 का ए बिल्कुल फर्स्ट सही हो जाएगा। 13 फिर से आपका अभिकथन और कारण का है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो ये तो है भाई कि बच्चों की क्या होता है, बच्चों के विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ये तो बात तो सही है इसकी। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया एक अनिवार्य परिणाम है। अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा है ए और आर दोनों गलत हैं और चौथा है आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 13 के कौन सा सही है, 13 का विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये भी सही है और ये क्या कर रहा है। तो दोस्तों 13 का यानी 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथन में विकास का किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ठीक है, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं दोस्तों, पहला ऑप्शंस दिया गया है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। तो पूरी तरीके से ये बात टोटली ये निगेटिव टर्म्स है दोस्तों, तो ये गलत कर दूंगा मैं यहाँ पे। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तीसरा आपका है विकास व्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। चौथा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के विकास का एक क्या है, संवेदनशील काल होता है। ठीक है, इसीलिए आपका 4th जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th पर देखते हैं दोस्तों, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य दोस्तों डिसेबिलिटी से अभी हमने कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन देखा और ये दूसरा क्वेश्चन है डिसेबिलिटी से। और डिसेबिलिटीज से भी दोस्तों हमने एक अलग पूरा वीडियो बना रखा है जो कि 15 मिनट या ऐसे समथिंग होगा। आप उसे देख लेंगे तो आप डिसेबिलिटीज़ के सारे क्वेश्चंस देखते ही कर ले जाएंगे। ठीक है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो 15th का कौन सा आपका सही हो जाएगा, 15th का आपका प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पठन वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक, 16th क्वेश्चन क्या है आपका, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, बताइए, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, उन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरी नहीं किया जा सकता। दूसरा है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये तो गलत हो जाएगा, और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तीसरा है आपका ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो बताइए कि 16th का कौन सा सही हो जाएगा, 16th का आपका 3rd बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक,
अब आप 17th क्वेश्चन देख लीजिए। 17th क्वेश्चन है आपका, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, बताइए। पहला है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तीसरा है, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, हतोत्साहित थोड़ी ना करेंगे, उसे उत्तर प्रदान करके, तो तुरंत उत्तर भी आप नहीं प्रदान करेंगे। सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक। 18th है आपका, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है, सजा और शर्मिंदगी के डर पर, सहकारी अधिगम पर, या फिर प्रतिस्पर्धा लोकाचार पर, अनुबंधन और पुनर्बलन पर। तो क्या किस पे संबंधित होता है, सहकारी अधिगम पर, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग पर, ठीक है दोस्तों। आपका सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19th, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था दोस्तों, प्रकृति में असंतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। देखिए दोस्तों, हिंदी में कितने गंदे तरीके से यहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया है, इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। समझ रहे हैं, इसमें देखिए ये क्या लिखा है, और ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है। तो इस तरीके से हिंदी के बच्चे को हमेशा से ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, ये भी गलत है, यानी कि चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा ही है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऑप्शंस किस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में होते हैं और ऑप्शंस किस प्रकार से इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश के जो टर्म्स हैं दोस्तों, वो हर बार एक ही सेम लगभग 99% 90% वही आते हैं, लेकिन हिंदी के आपके टर्म्स हर बार, आप देखिएगा पेपर, हर बार बदल देते हैं। बच्चों को अगर जो हिंदी में पढ़ के जाते हैं उनको यही समस्या आती है, ठीक है दोस्तों। अब 20th क्वेश्चन देख लीजिए, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। दूसरा है, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। तीसरा है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। और चौथा है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 21 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की सीमा पूछ रहा है, ठीक है। सीमा का मतलब समझ रहे हैं आप, लिमिटेशन, ठीक। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ठीक। 21 का 4th आपका सही हो जाएगा। ये इन्होंने यही गलती की कि या सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा पियाजे जी ने, ठीक। हमने अलग से पियाजे जी पर भी एक पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक सही से पियाजे के सभी सिद्धांत और उनकी लिमिटेशंस को नहीं समझा है। ये तो क्वेश्चन आना ही आना है आपका इस तरीके के, ठीक। अब अभिकथन और कारण के क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा किसकी, 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण क्योंकि लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, ठीक है।
समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये तो कुछ गलत लग रहा है ना दोस्तों। आप ऑप्शंस देख लीजिए, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 22 का दोस्तों जानते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें क्यों गलत है दोस्तों? समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं करता है, जबकि क्या है, जन्मजात थोड़ी ना कोई लैंगिक जेंडर जन्म ये भेदभाव सीख के आता है, समाज के माध्यम से ही सीखता है दोस्तों। ठीक है, समाज के माध्यम से ही अधिग्रहित करता है। यहाँ नहीं लिख के इसने पूरी चीज़ें पलट दी है। तो आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम चलते हैं अपने 23 क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछेंगे भैया? शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं भाई। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी आपका हो सकता है, यानी कि बी सी डी तीनों है इसमें। तो ये आपका 23 का थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 का क्या हो जाएगा? थर्ड 100% सही हो जाएगा, बी सी डी। 24 क्वेश्चन हम देखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें डैश सीखा जाता है। क्या? जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क में भी। दूसरा है जेंडर स्थिरता। फिर उसके बाद सेमी कॉलन देके आपका प्रारंभ की में किशोरावस्था के दौरान। फिर है जेंडर रूढ़िवादिता, सेमी कॉलन देके केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। चौथा है जेंडर पूर्वाग्रह, सेमी कॉलन देके मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो 24 का कौन सा आपका सही हो जाएगा? 24 का दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं। फिर यहाँ पे हो जाएगी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। ठीक, और उन्हें बाल्यावस्था की सभी आवश्यकताओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं 25 क्वेश्चन पर। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? पहला हो गया, बुद्धि जो है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। क्यों नहीं होगी भाई? वातावरणीय प्रभाव से। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तीसरा है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन। यही तो गलत लिख दिया भाई। चौथा हो गया, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो बताइए 25 का कौन सा सही होगा? 25 का आपका फोर्थ ही सही हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है भाई। अब दोस्तों, आप जब तक आप एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे ना दोस्तों, तब तक आपके लिए ये पेपर बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बहुत फोर्स कर रहा हूँ। क्या? मास्टर वीडियो हमने जो बना रखा है, मास्टर ट्रिक वीडियो, उसको आप पूरी तरीके से 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो बताइए 26 का कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, हार्वर्ड गार्डनर जी ने ये किया। आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण की मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, या वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। 27 का कौन सा सही हो जाएगा? 27 का एक ही आपका सही हो जाएगा कि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। 28 क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ सबसे प्रभावी होंगी?
पहला है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करोगे? बताइए। इस तरीके के टर्म्स तो आपको देखते ही काट देने चाहिए। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ये तो आपका सही लग रहा है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपने। अच्छा, याद कराएंगे, रटाएंगे, पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। निर्देश आपका दूसरा 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों 29 क्वेश्चन पर। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी है आपका अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण क्या बताया इन्होंने? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। गलत गलत गलत। गैर उदाहरण भी भ्रमित नहीं करते। बाकी सब इसने सही दे दिया, यही गैर उदाहरण भ्रमित करने वाली बात इसने गलत कर दी दोस्तों। इसीलिए आपका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ये आपको समझना चाहिए दोस्तों कि गैर उदाहरण भी, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों बच्चों को किस लिए दिया जाता है? संकल्पना को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आप समझिएगा। हालांकि पहले मैं भी ये बात नहीं समझता था। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएं। दूसरा है, पहले उस पर चर्चा करें उसके बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। अच्छा, उल्टा काम करेंगे। तीसरा दिया है, पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। बिल्कुल सही है। चौथा है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों का सत्यापित करने के अवसर दें। अच्छा, नहीं, तो आपका थर्ड जो होगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका 2023 का CDP का ई सेट का पेपर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, आपके पेपर में बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पेपर में मुश्किल होगी आपको, ये 100% जान लीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, CDP और पेडागॉजी अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो भाषा यानी इंग्लिश और हिंदी में 15-15 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन, वहाँ से CDP के 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए। उसके बाद अगर आप सामाजिक विषय के हैं या गणित के हैं तो उसमें से भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते आपको मिलते हैं। यानी कि आपको दोस्तों 70 क्वेश्चन फ्री के मिल रहे हैं। 70 क्वेश्चन आपको फ्री के मिल रहे हैं, आप इन्हें बटोर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उनको देख लीजिए दोहरा तिहरा के। धन्यवाद।